नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। खबर दोपहर में आपका स्वागत है। देश में सामान्य रेलवे सेवा अभी शुरू नहीं होगी। रेलवे ने 30 जून या उससे पहले यात्रा करने के लिए बुक किए गए सभी टिकटों को कैंसिल कर दिया है। 30 जून तक बुकिंग किए गए सभी टिकटों का रिफंड भी कर दिया गया है। हालांकि सभी स्पेशल श्रमिक ट्रेनें जो हैं अपने समयानुसार चलती रहेंगी। रेलवे ने इससे पहले 17 मई तक ट्रेनों की टिकट कैंसिल किए थे। अब रेलवे ने 30 जून तक सभी टिकटों को कैंसिल करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को खत्म हो रहा है। 12 मई को देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के चौथे चरण के भी संकेत दे चुके हैं। अब 18 मई के लॉकडाउन 4 शुरू होने की पूरी संभावना है। मुंबई से यात्रियों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची। रेलवे स्टेशन पर सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। वहीं यात्रियों का कहना है कि वो पिछले 2 महीने से अपने घर वापस जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनके घर वापसी नहीं हो पा रही थी। ट्रेन के चलने से वो घर वापस जा पा रहे हैं, इसके लिए बहुत खुश हैं। साथ ही यात्रियों ने बताया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के ऐलान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आर्थिक प्लान सामने रखा। पैकेज के पहले पार्ट की बुधवार को जानकारी दी गई। इस पर पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने अपनी राय रखी है। समझता हूं कि कई चीज़ें उन्होंने दिया, जहां इसको बूस्टअप किया वहीं बीमार पड़े एमएसएमई के लिए भी उन्होंने पैसे देने का वो किया। 50,000 करोड़ रुपए की बात कही और अलग से वो किया। उनके लिए नियमों में भी अनेक प्रकार के वो किए जिससे उनको राहत मिल सके। तो मंत्री जी ने, माननीय निर्मला सीतारमण जी ने उसको पूरी तौर पर एक एक चीज़ ब्रीफ कर करके बताया है। और मुझे लगता है कि इससे जो बात प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि लोकल और वोकल, तो ये सही है कि हर सामान कभी न कभी लोकल रहा है। वहाँ के लोगों ने उसको बूस्टअप किया, उसका प्रचार किया। आज वो पूरी तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बन गया है। हम भारत में भी सभी लोगों को इस बात को लेकर के संदेश लेकर के चलना चाहिए कि लोकल को वोकल बनाओ, उसका प्रचार करें और उसको खरीदें, स्वदेशी लाएं। इस नाते 21वीं सदी भारत की सदी। कोरोना संकट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आर्थिक पैकेज का लेखा जोखा देने के क्रम में पहली किश्त का ऐलान किया था। इस पर बीजेपी नेता एल मुरुगन ने कुछ प्रतिक्रियाएं दी है। सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। Announcement. I welcome this announcement. Yesterday, Prime Minister told that our country is going to lead the world. So we have to self-reliant country. So the government is preparing for this, towards this, and government has announced 20 lakh crore amount for this package. So I welcome and I thanks to the Prime Minister Shri Narendra Modi ji. And because of this, in our country is going to get more companies, more products. Announced the MSME sector and 3 lakh crore amount also sanctioned for the MSMEs sector for boost of MSME. Apart from this, 20 lakh crore also, 20,000 crore sanctioned for the financial, NPA companies. So all total today, so the government is focused for MSMEs. So because of MSMEs, we may get job opportunities and also. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आर्थिक पैकेज को लेकर क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। 1 करोड़ तक का कैपिटल और 5 करोड़ तक का टर्नओवर, लघु के लिए 10 करोड़ तक का कैपिटल और 50 करोड़ तक का कारोबार, और मध्यम उद्योगों के लिए 20 करोड़ का लागत और 100 करोड़ का कारोबार यहाँ तक कर दिया। ये बहुत सालों से मांग
पड़ी थी, ये आज पूरी हो गई है। ईपीएफ में जो सहूलत दी है वो आम आदमी के लिए जो 15,000 से कम कमाते हैं उनके ईपीएफ में पहले ही सहूलत मिल रही है, वो 3 महीने और रहेगी और उसके साथ साथ बाकी भी सभी ईपीएफ के एम्प्लॉयज को 10% अब 12% की जगह 10% देना पड़ेगा। उससे लगभग 7,000 करोड़ रुपए उनके हाथ में। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा को बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी काफी सराहा है। उन्होंने कहा है कि इस पैकेज का सबसे ज्यादा लाभ सबसे ज्यादा बिहार को मिलेगा। देखिए, इसका सबसे बड़ा लाभ बिहार को मिलेगा, क्योंकि बिहार जैसा गरीब और पिछड़ा राज्य जहां पर एमएसएमई सबसे ज्यादा है, और आज उसकी परिभाषा को बदला गया है। ये न 1 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ तक के टर्नओवर वाले सभी उद्योग और सभी सर्विस सेक्टर वो सब एमएसएमई में आ जाएंगे। तो पहले जो परिभाषा थी और अब जो नई परिभाषा, इसका लाभ होगा कि बिहार के अंदर बड़ी संख्या में जो उद्योग और सर्विस सेक्टर में काम करने वाले जो प्रतिष्ठान थे वो सब एमएसएमई में आ जाएंगे, और उनके 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी के ऋण बैंकों के द्वारा उपलब्ध कराना। बैंक ऋण नहीं देना चाहते, वो चाहते हैं, उनको लगता है कि डूब जाएगा, वो चाहते हैं कि गारंटी दें। तो भारत सरकार ने 3 लाख करोड़ का बिना कोलैटरल के, बिना गारंटी के ऋण की जो व्यवस्था की है, तो इसका बहुत बड़ा लाभ बिहार को मिलेगा। और देखिए, साथ ही साथ इस लॉकडाउन के कारण जो उद्योग चल रहे थे वो संकटग्रस्त हो गए, बिक्री नहीं हो रही है, लेबर नहीं आ पा रहा है, तो उनके लिए भी 20,000 करोड़ रुपए का और पैकेज का आज ऐलान किया गया है। तो इन दोनों घोषणाओं का और कुल मिलाकर जो 6 घोषणाएं एमएसएमई के लिए की गई है, उसका बिहार को काफी लाभ। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज पर लगातार तंज कस रहे हैं। अब उनके इन बयानों पर यूपी कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पलटवार किया है। वो अखिलेश यादव जी का समय हो सकता है घोषणाओं का, उनके पिताजी का हो सकता है, और कांग्रेस को जो सपोर्ट करते रहे हैं, कभी हाँ कभी ना, उन लोग का एक सब हो सकता है घोषणाएं करके पूरा ना करना। आज जो मोदी जी की जो सरकार है केंद्र की, वो 2014 से आपने 2019 आया, उसमें जो जो कहा था वो करके दिखाया। 2019 के बाद जो कह रहे हैं वो भी करते जा रहे हैं। आज पूरा देश ही नहीं, विश्व पूरा कोविड-19 से परेशान है, मगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, ये अवसर बनेगा और देश को मैं आगे ले जाऊंगा। हमारे मुख्यमंत्री जी आज खड़े हैं, जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं उनके सपनों को जमीन पे, धरातल पे उतारने के लिए। तो ये अखिलेश यादव जी और जितने विपक्ष हैं वो अपनी बात कर रहे हैं कि उनको जब वो देखते हैं शीशे में तो उनको अपनी ही शक्ल दिखती है। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। इसके चलते देश भर में लॉकडाउन है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली के सीएम ने जनता से सुझाव मांगे थे और करीब 5 लाख सुझाव आ चुके हैं। एक नीति बनाई जा रही है जिसके बारे में आपको 2-3 दिनों में पता चल जाएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। दिल्ली में कल कुल 9 डेथ जुड़ी हैं, जिसको मिलाकर अभी तक कुल 115 डेथ हो चुकी हैं। और मैं फिर से बता देता हूं कि जो हमने 3 दिन पहले आदेश दिए थे सभी अस्पतालों को, ये सब अपनी डेथ समरी, जितने भी डेथ केस हैं सबकी भेजें, तो सब आ रही हैं। तो वो एक दिन के नहीं है, ये एडअप होके अब तक कुल मिलाकर 115। देखिएगा, मुख्यमंत्री जी ने पब्लिक से सजेशन मांगे थे, कुल मिलाकर 5 लाख के करीब सजेशंस आए हैं। उनको सबको प्रोसेस किया गया है और पॉलिसी बनाई जा रही है। 1-2 दिन में आपको पता लग जाएगा क्या क्या खुलेगा। जहाँ तक जो भी खुलेगा सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन किया जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखिएगा 2 महीने के लॉकडाउन के बाद, सब चीज़ों को देखने के बाद जो एक्सपीरियंस मिला, देखो लॉकडाउन इसलिए भी जरूरी था, किसी को पता नहीं था वायरस कैसे बिहेव करेगा। किसी को जो लोगों को लगता था शायद लॉकडाउन हम करेंगे 1 महीने में खत्म हो जाएगा, गर्मियाँ स्टार्ट होंगी और ये खत्म हो जाएगा, तो बहुत अच्छी चीज़ थी कि भाई लॉकडाउन परमानेंट तो 1 या 2 महीने तो चल सकता है। अब ऐसा नहीं लगता कि ये 1 या 2 महीने में खत्म होने वाली चीज़ थी, खत्म हुई नहीं है और खत्म हो भी नहीं रही है। तो नाउ वी हैव टू लिव विद द वायरस।
हिमाचल प्रदेश में अन्य राज्यों से पहुंचे लोगों ने कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ा दिया है। जिला सिरमौर में मां बेटी कोरोना संक्रमित पाई गई है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 66 हो गया है। एक्टिव केस का आंकड़ा 28 पहुंच गया है। ज्यादा जानकारी देते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। हिमाचल प्रदेश में मैं समझता हूं कि आज का दिन हमारे लिए अभी तक तो राहत भरा है। आज तो हमारे हिमाचल प्रदेश में कोई मामला नहीं निकला है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे मामले हिमाचल प्रदेश में आए हैं और वो आने की वजह यह है कि जो हिमाचल के भाई जो दूसरे प्रदेशों में फंसे थे उनकी घर वापसी हुई और घर वापसी की वजह से उनको जो है वायरस साथ में उनके आ गया। ऐसी परिस्थिति में वो भी अपने भाई हैं, लेकिन फिर भी उसके कारण बढ़ोतरी हिमाचल प्रदेश में हुई। 40 था एक वक्त 1 तारीख तो 1 तारीख के बाद जो है इसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई और आज तक हिमाचल प्रदेश में टोटल जो है मामले जो है कुल मामले हमारे हिमाचल प्रदेश में कोविड के जो है इस वक्त जो है वो 66 जो है वो हो गए हैं और मैं मानता हूं बढ़ोतरी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी इस बात को हम मान करके चलें कि ऐसी भी परिस्थिति नहीं है कि हिमाचल में हम बिल्कुल कंट्रोल करने की स्थिति। हरियाणा के सोनीपत के खानपुर पीजीआई से एक बार फिर राहत भरी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि पीजीआई में भर्ती 54 मरीज रिकवर हो चुके हैं, जिनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं इसी के साथ ही अब 66 एक्टिव मरीज रह गए हैं। हालांकि अभी तक स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें खत्म नहीं हुई है। बता दें कि बुधवार को ही 2 नए केस ग्रामीण क्षेत्रों से सामने आए थे, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। हरियाणा के करनाल में कोरोना संदिग्ध कुल 2,984 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए। इनमें से 2,904 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 65 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है और 2 केस पॉजिटिव मिले हैं। बता दें कि ये दोनों मरीज नांदेड़ साहिब से लौटे थे। इस प्रकार जिले में 11 मामले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर अश्विनी आहूजा ने इस बारे में जानकारी दी है। आप सबको मेरा नमस्कार। आज 13 मई के संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन करनाल जिले के बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आज हमारे जिले में 2 नए कोरोना के पॉजिटिव केसेस आए हैं। ये दोनों लोग वो हैं जो नांदेड़ साहिब गए थे और 30 अप्रैल को करनाल में वापस लौटे। इनके शुरुआती 2 टेस्ट नेगेटिव आए थे। कल इनका दोबारा से सैंपल लिया गया था और आज की रिपोर्ट में ये दोनों पॉजिटिव आए हैं। ये दोनों लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी इनमें लक्षण नहीं है और हमने इनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है और सारे जो एहतियात हैं वो प्रशासन द्वारा लिए जा चुके हैं। इस प्रकार से करनाल जिले में अभी एक्टिव कोरोना के केसेस की संख्या 11 यानी 11। राजस्थान के जोधपुर में कोरोना के 8 और पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें से 6 प्रवासी हैं और 2 स्थानीय हैं, जबकि एक साथ 99 कोरोना मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। वहीं कुल 919 कोरोना मरीजों में से 606 अब तक अस्पतालों और क्वारंटीन सेंटरों से डिस्चार्ज किए गए हैं। बता दें कि अब तक जोधपुर जिले में कुल 919 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, लेकिन संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज से संबंधित अस्पताल और एम्स पॉजिटिव मरीजों में से 99 मरीजों को डिस्चार्ज करने के बाद अब 296 एक्टिव केस ही रह गए हैं। आज 13 मई को जोधपुर में कोविड-19 के टोटल एक्टिव केसेस 296 रह गए हैं और आज कुल 99 डिस्चार्ज किए हैं। इसमें डिस्चार्ज की संख्या अधिक इसलिए क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये गाइडलाइन जारी की कि 10 दिन तक अगर कोई बिना कोई सिम्टम के या फिर फीवर खत्म हुए 3 दिन से अधिक हो जाते हैं तो उनको डिस्चार्ज किया जाता है। तो इस कारण आज डिस्चार्ज की संख्या 99।
पंजाब के अमृतसर में कोरोना पॉजिटिव के ज्यादा मरीज होने के चलते रेड जोन में थे, तो वहीं सरकार की तरफ से थोड़ी ढील के आदेश के बाद शराब के ठेके 7 बजे खुल गए। वहीं शराब के ठेके पर बैठे मुलाजिम से बात की तो उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने 7 बजे से लेके 3 बजे तक दुकानें खोलने के लिए कहा था, इसलिए हमने ठेकों को खोला है। जो पंजाब सरकार ने आदेश दिए, हम लोग उन आदेशों की पालना कर रहे हैं। शराब अभी पुराने रेट पर ही बेची जा रही है। जब नए रेट सरकार लागू करेगी फिर उस हिसाब से रेट तय किए जाएंगे। अभी होम डिलीवरी के कोई आदेश नहीं आए हैं। यूपी के गोंडा के तरबगंज के रहने वाले 2 बच्चे भी कोरोना मदद में अपना योगदान दे रहे हैं। दरअसल मदन मोहन और राधा रमन नाम के 2 बच्चे एसडीएम कार्यालय में अपना गुल्लक लेकर पहुंचे। इस दोनों बच्चों ने कोरोना मदद को लेकर अपना गुल्लक तोड़कर एसडीएम को 2100 रुपए दान दिए। वहीं एसडीएम ने भी बच्चों के इस नेक काम की तारीफ की और बच्चों का कहना है कि कोरोना को लेकर तमाम लोग दान दे रहे हैं। बता दें कि इन बच्चों ने 100 मास्क भी एसडीएम को दिए। यही नहीं, दोनों बच्चे खुद अपने साथियों से मास्क सिलाकर दोनों लोगों में मुफ्त बांट रहे हैं और उनसे लॉकडाउन का पालन करने और अपने घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी के गोंडा के तरबगंज के रहने वाले 2 बच्चे भी कोरोना मदद में अपना योगदान दे रहे हैं। मदन मोहन और राधा रमन नाम के 2 बच्चे एसडीएम कार्यालय में अपना गुल्लक लेकर पहुंचे। इन दोनों बच्चों ने कोरोना मदद को लेकर अपना गुल्लक तोड़कर एसडीएम को 2100 रुपए दान दिए। वहीं एसडीएम ने भी बच्चों के इस नेक काम की तारीफ की। हमारा नाम राधा रमन जायसवाल है। हम सरकारी स्कूल में कक्षा 2 में पढ़ते हैं। अपने हाथ से सिलाई मशीन पर मास्क सिलते हैं। 100 मास्क डीएम साहब को दिए हैं, 100 मास्क दरोगा को दिए हैं और जरूरतमंदों को भी दिए हैं। अपना गुल्लक का पैसा डीएम साहब को दिए हैं। अब लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। जैसा कि आज मेरे पास 2 बच्चे मदन मोहन जायसवाल और राधा रमन जायसवाल आए थे। इनके द्वारा सबसे अच्छी चीज ये है कि मास्क स्वयं बनाया जाता है और इनके द्वारा 100 मास्क मुझे दिए गए और इनके द्वारा मैंने इनको वीडियो भी देखा और खुद देखा कि इनके द्वारा ये जो है सिलाई मशीन चला के स्वयं ये मास्क बनाए गए हैं। ये अत्यंत छोटे बच्चे हैं, इनका कार्य राष्ट्रहित में है और इनके द्वारा अपनी बचत की गई धनराशि 2105 रुपया भी राष्ट्र सेवा में अर्पित किया गया है और इसको मुख्यमंत्री कोविड फंड में इनके पिताजी के द्वारा जो है आकर जमा कर दिया गया। उसकी रसीद भी मुझे दिखाई गई। आपका जो कृत्य है वो एक राष्ट्रीय चरित्र को बिल्कुल स्पष्ट करता है। बच्चों का जहां तक ये है, बच्चों में इस प्रकार की भावना इनके माता पिता के प्रयास से ही संभव हो चुकी है। मैं इनके अभिभावक होने के नाते इनके माता पिता को धन्यवाद देता हूं कि जो अपने बच्चों में ऐसे गुण भरे हैं और मैं इनको सहृदय धन्यवाद देता हूं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कई मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल्ली वासियों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करने की अपील की के लिए। और 24 घंटे में आपको यकीन नहीं होगा जान के कि 4.5 लाख व्हाट्सएप मैसेजेस आए हमारे पास, 10,700 ईमेल आए और 39,000 लोगों ने फोन करके अपने सुझाव दिए। तो मोटे मोटे तौर पे 5 लाख से ज्यादा सुझाव हमारे पास आए हैं। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव लोगों ने भेजे हैं, काफ़ी क्रिएटिव सुझाव लोगों ने भेजे हैं। क्या स्कूल खुलने चाहिए, कॉलेजेस खुलने चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुलने चाहिए? अधिकतर लोगों का कहना है कि अभी नहीं खुलने चाहिए, गर्मियों की छुट्टियों तक बंद रहने चाहिए, उसके बाद सोच सकते हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि खुलने चाहिए, लेकिन अधिकतर लोगों ने कहा कि स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस गर्मी की छुट्टियों तक बंद रहने चाहिए।
अधिकतर लोगों का कहना था होटल अभी नहीं खुलने चाहिए, लेकिन रेस्टोरेंट खोल दीजिए, खाने की होम डिलीवरी अलाउ कर दीजिए, टेक अवे अलाउ कर दीजिए कि लोग खरीद के और वहां से चले जाएं, वहां बैठ के ना खाएं। ऐसा कई लोगों का मानना था, लेकिन इस पे लगभग लोगों की सहमति है कि अभी बार्बर की शॉप, नाई की दुकान नहीं खोलनी चाहिए। उसमें काफी ज्यादा कांटेक्ट होता है, उससे कोरोना फैलने का डर रहता है। उसी तरह से स्पा, सलून, सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल्स, इसमें अधिकतर लोगों ने कहा कि अभी फिलहाल ये नहीं खुलने चाहिए। लेकिन लोगों ने ये पूछा कि जी ये जो शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आपने कहा है कि लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, इसका क्या लॉजिक है? कोरोना से इसका क्या लेना देना है? रात के वक्त इसको, शाम के वक्त लोग बाहर नहीं निकलेंगे, इससे क्या लेना देना है इसका कोरोना का? तो लोगों का कहना था कि ये वाली टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए। 24 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, 1.5 महीना हो गया। इस 1.5 महीने के अंदर लगभग सारा देश बंद था, पूरी दिल्ली बंद थी। बंद करना तो आसान था, खोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अर्थव्यवस्था को खोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मेहनत तो हम लोग करते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं। आने वाला समय काफ़ी कठिन समय है। आपके सुझावों के आधार के ऊपर आज शाम को 4 बजे एलजी साहब के साथ हमारी दिल्ली की स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग है। आप लोगों ने जितने सुझाव भेजे हैं, इन सभी सुझावों के ऊपर शाम को 4 बजे वाली मीटिंग में चर्चा होगी और उसके बाद दिल्ली में कितनी ढिलाई दी जाए, हम अपने प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार को भेजें। एमपी के इंदौर में कोरोना के एक संदिग्ध 78 वर्षीय वृद्ध ने अस्पताल की 4थी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी है। दरअसल मामला इंदौर के एमटीएच अस्पताल का है, जहां कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। तो वहीं अचानक एक बुजुर्ग ने 4थी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस की तफ्तीश के अनुसार इलाज के लिए भर्ती सत्यपाल आहूजा 4थी मंजिल से कूद गए और उनकी मौत हो गई। बता दें कि मृतक को निमोनिया और सांस लेने की तकलीफ के चलते एमटीएच अस्पताल लाया गया था और उनका इलाज चल रहा था, लेकिन 4थी मंजिल से कूदने के कारण उनकी मौत हो गई। ये कटजू कॉलोनी है इंदौर में, वहाँ के रहने वाले हैं। उम्र इनकी करीब 78 ईयर। ये 24 तारीख को भर्ती हुए थे, निमोनिया, सांस लेने में परेशानी इस टाइप से, और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। ये 4थी मंजिल में एमटीएच कंपाउंड में थे। आज सुबह जो है करीब 7:30 बजे वहाँ की खिड़की से ये कूदे और जो हॉस्पिटल की 2nd मंजिल पे एक पोर्च टाइप का बना है, वहाँ पे आके गिरे। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के इमरजेंसी प्रोग्राम के प्रमुख डॉक्टर माइक रेयान ने कहा है कि कोरोना कभी खत्म नहीं होने वाली बीमारी बन सकती है, दुनिया को इसके साथ जीना सीख लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि HIV भी अब तक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हम उसके साथ जी रहे हैं। रेयान ने कहा, मैं इन दोनों बीमारियों की तुलना नहीं कर रहा, लेकिन हमें हकीकत समझनी चाहिए। कोई इसका अंदाजा नहीं लगा सकता है कि कोरोना महामारी कब जाएगी। WHO के मुताबिक संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर लॉकडाउन हटाया गया तो बीमारी नए सिरे से फैलने लगेगी। इस बात की भी संभावना है कि दोबारा लॉकडाउन करना पड़े। अब जब नए मामलों की दर निचले स्तर पर आ जाए और ज्यादातर संक्रमित ठीक हो जाए, तभी लॉकडाउन हटाना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब आप पाबंदियां हटाएंगे तो संक्रमण का खतरा कम होगा। अगर आप संक्रमण ज्यादा होता है, पाबंदियां हटाते हैं, तो ये तेजी से फैल सकता है। WHO के इमरजेंसी प्रोग्राम के प्रमुख का कहना है कि जरूरी
नहीं है कि कोरोना का वैक्सीन आने के बाद भी इसका असर पूरी तरह से खत्म हो जाए। मीजल्स जैसी बीमारियों का वैक्सीन है, फिर भी बीमारी खत्म नहीं हुई। कोरोना के 100 से ज़्यादा वैक्सीन पर काम चल रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा असरकारी होना चाहिए। ये सभी के लिए आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। खबर दोपहर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।